हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जीएनजी 2.0 में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट किया था। कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोगों ने टाइप ऑफ कंपनीज किया था। कंपनी क्या होती है पहले उसको समझा था, फिर टाइप ऑफ कंपनीज किया था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, वहां तक का आपका रिवीजन हो गया होगा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पर कंपनी कितने तरह की होती है। कंट्रोल के बेसिस पर कंपनी कितने तरह की होती है, उसमें सबसे पहले आता है आपका होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। एक बार फटाफट से समझते हैं होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को। ऐसी कोई भी कंपनी जिसके पास सामने वाली कंपनी के वन हाफ, वन हाफ का मतलब 50%, 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर है। ऐसी कोई भी कंपनी जो सामने वाली कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर को होल्ड करती है, या फिर कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया कि एक कंपनी के पास में इतनी पावर है कि वो सामने वाली कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। तो जिस कंपनी के पास में ये पावर है, चाहे वो वोटिंग पावर हो या मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने और अपॉइंट करने की पावर हो, उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में वो ये पावर्स को एक्सरसाइज कर रही है, उस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडरी कंपनी। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर पूरी हो रही है, तो फिर उसको वहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब यही है कि होल्डिंग और सब्सिडरी दो कंपनीज के बीच का रिलेशन होता है, जिससे यह पता चलता है कि एक कंपनी सामने वाली कंपनी को होल्ड कर रही है, उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है। तो एक बार फटाफट से देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। तो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी में आते हैं। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी of which such other companies are subsidiary companies. Subsidiary company, it means a company in which the holding company controls the composition of the board of directors or exercises or controls more than one half of the total voting power. टोटल वोटिंग पावर, यहां पर वोटिंग पावर से मतलब क्या है, इसको एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। वोटिंग पावर से मतलब क्या है? वोटिंग पावर से मतलब है बेटा, यहां पर वोटिंग पावर किसके पास में होती है? इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास में। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग पावर होती है, लेकिन यहां पर इक्विटी शेयर्स लेंगे प्लस प्रेफरेंस शेयर्स लिए जाएंगे। अगर उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी लिए जाएंगे अगर उनको 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और उनको डिविडेंड नहीं मिला। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, नॉट पेड फॉर 2 or more ईयर्स, 2 साल या 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उनको डिविडेंड नहीं मिला है, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों इंक्लूड किया जाएगा? उसके पीछे वजह है। देखो, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड 2 साल तक नहीं मिला, तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में सेम वही पावर आ जाती है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होती है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में क्या होती है? वोटिंग राइट्स होते हैं। नॉर्मल केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अगर कोई उनका खुद का मैटर है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई मीटिंग चल रही है, तो वहां पर तो वो अपने वोटिंग राइट्स पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी की जनरल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, वहां पर वो वोटिंग राइट पे एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर 2 साल या 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और उनको डिविडेंड नहीं मिला, तो फिर उनके पास में सेम वही राइट आ जाते हैं। तो यहां पर जब वोटिंग पावर को कैलकुलेट किया जाएगा ना, तो हमेशा इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, डिविडेंड नहीं मिला है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंसीडर
किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज यहां पर बेटा 1/2 लिखा हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए 50% वर्ड यूज किया, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है 1/2। जैसा मॉड्यूल में लिखा हुआ है आपको वैसे ही लिखना है, तो लिखना आपको 1/2 ही है। 50% गलत नहीं होगा, लेकिन लिखना आपको 1/2 है। दूसरी चीज आगे क्या बोल रहा है, आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। देखो, अगर एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं कि एबीसी लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है PQR लिमिटेड, ठीक। अब PQR लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है SYP लिमिटेड, ठीक। तो ये इसकी सब्सिडरी है, ये इसकी सब्सिडरी है, तो इसको भी बोला जाएगा सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड। मेरी बात समझ में आई? सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी, है ना। दूसरा, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए ये एक होल्डिंग कंपनी है ABC लिमिटेड, ये होल्डिंग हो गई, इसकी सब्सिडरी है PQR लिमिटेड, ठीक, ये होल्डिंग हो गई, ये सब्सिडरी हो गई, और एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड इस कंपनी में होल्ड कर रही है 35% की वोटिंग पावर, ये कंपनी इस कंपनी में होल्ड कर रही है 20% की वोटिंग पावर, ठीक है। तो देखो, दोनों में से किसी के पास में भी 50% से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर एग्रीगेट देखेंगे, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों का अगर मिला करके देखेंगे तो 55% हो रहा है ना। तो इसका मतलब XYZ लिमिटेड को भी क्या बोला जाएगा, सब्सिडरी ऑफ ABC लिमिटेड। तो अगर सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी कंपनी है, उसको भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा, और होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों मिलकर के किसी तीसरी कंपनी में 50% से ज्यादा, यानी कि 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड कर रहे हैं, तो उसको माना जाएगा सब्सिडरी कंपनी। मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज, एक बात और, यहां पर लिखा हुआ है मोर देन 50%। मोर देन 50% का मतलब बेटा, अगर 50.10% भी है तो ये मोर देन हाफ है, तो भी ये मोर देन हाफ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोर देन 50% का मतलब 51%, नहीं, जरूरी नहीं है 51% हो। अगर 50.50% भी है तो भी उसको माना जाएगा कि हाँ भाई, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है मोर देन 1/2, तो मोर देन 1/2 कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 51% हो। मेरी बात समझ में आई ना? तो ये होता आपका होल्डिंग और सब्सिडरी। डन है? अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि पब्लिक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी हर पर्पस के लिए पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर पब्लिक कंपनी की कोई भी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो हर पर्पस के लिए उसको भी पब्लिक कंपनी की तरह से ट्रीट किया जाएगा, एक्सेप्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, बस उसको वो फॉलो करनी होगी। कौन कौन सी, फटाफट से बताओ कौन कौन सी? 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिट टू पब्लिक इशू और रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। बस इन 3 चीजों को फॉलो करेगी, बाकी हर पर्पस के लिए उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या हो गया? एसोसिएट कंपनी का मतलब हो गया बेटा, इसको आप ऐसे समझो कि अगर 20 to 50% कि अगर किसी कंपनी में वोटिंग पावर है तो वो कंपनी एसोसिएट कंपनी कहलाएगी। 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर है, फिर वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। बस इतना समझो, यही डिफरेंस होता है एसोसिएट कंपनी। देखो, इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच, बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर जो कंट्रोल कर रही है उसको एसोसिएट बोलेंगे या जिसमें कंट्रोल कर रही है उसको एसोसिएट बोलेंगे। तो बेटा, जिसमें कंट्रोल कर रही है उसको बोला जाएगा। जैसे सब्सिडरी कंपनी होती है तो सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी ये दोनों रिलेटेड है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर एक कंपनी सामने वाली कंपनी की 20% से ज्यादा की वोटिंग पावर को होल्ड कर रही है, ठीक है, तो जिसको जो कंपनी होल्ड कर रही है वो एसोसिएट नहीं होगी, जिसमें होल्ड कर रही है वो एसोसिएट कंपनी होगी, है ना। देखो लिखा हुआ है इन विच दैट अदर कंपनी,
in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company, लेकिन वो subsidiary company नहीं है ना, of the company having such influence and includes a joint venture company। तो मैंने आपको क्या बताया, 20 से 50%, वो 50% में ज्वाइंट वेंचर हुआ ना, तो ज्वाइंट वेंचर को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब मींस कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो कम से कम 20% की वोटिंग पावर होनी चाहिए, और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या किसी एग्रीमेंट की वजह से कंपनी में कंट्रोल है, बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस डिसीजन को ले सकते हैं, है ना, तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना गया है। joint venture means a joint arrangement whereby the parties that have joint control over the arrangement have rights to the net assets of the arrangement। दो कंपनीज मिलकर के कोई तीसरी कंपनी बनाती हैं और दोनों कंपनीज के पास में 50-50% की का कंट्रोल है ना, तो उसको बोलेंगे ज्वाइंट वेंचर। ठीक। टोटल वोटिंग पावर in relation to any matter means the total number of votes which may be cast in regard to that matter on a poll at a meeting of company if all the members thereof or their proxies have right to vote on that matter are present at the meeting and cast their vote। total voting power का मतलब क्या होता है? टोटल वोटिंग पावर, यहां पर बात करी गई है कि जितनी भी वोटिंग पावर है उसके 20%, कम से कम 20% की टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वोटिंग पावर का मतलब बताया गया है। वोटिंग पावर का मतलब जिनके पास में वोट डालने की पावर है। कुछ केसेस में प्रॉक्सीज के पास में भी वोट डालने की पावर होती है, हालांकि प्रॉक्सी आपके में वर्ड नहीं है, लेकिन प्रॉक्सी का मतलब अभी फिलहाल इतना आप समझिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर। जो मेंबर मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं जा पाते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी, है ना। देखो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल में दो तरीके की कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई भी कंपनी जिसके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, ऐसी कोई भी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है। ये तो आसान है ना। आगे देखते हैं, अदर कंपनीज में आते हैं। तो अदर कंपनी में आ गया सेक्शन 2 क्लॉज 85। हाँ, तो बेटा इसमें आपकी जो लिमिट है ना वो पुरानी लिखी हुई है, ठीक है। ये थोड़ी सी एरर है, इसको आप सही कर लेना, आपके मॉड्यूल में भी चेंज होगी और आपके एग्जाम में नई वाली लिमिट ही एप्लीकेबल होगी स्मॉल कंपनी में। नई वाली लिमिट में आपको बता देता हूं, नई वाली लिमिट है बेटा पेड अप कैपिटल 10 करोड़ एंड टर्नओवर 100 करोड़। तो ऐसी कोई भी कंपनी, आज के समय की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है, मॉड्यूल में भी पुरानी लिखी हुई है आपके, लेकिन जो अब नए मॉड्यूल आए हैं उसमें नई डेफिनेशन आई है और आईसीआई का नोटिफिकेशन भी आया था कि सितंबर वाले एग्जाम में नई वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर पाया जल्दी में, ठीक है, ये दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जो डेफिनेशन एप्लीकेबल है वो क्या होगी? ऐसी कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, क्योंकि स्मॉल कंपनी केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो सकती है, ठीक है। ऐसी कोई भी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और साथ में टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं है, तो ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाता है। स्मॉल कंपनी एक स्टेटस होता है, होती वो प्राइवेट और पब्लिक ही है, लेकिन एक स्टेटस मिल जाता है, इनको थोड़ी सी प्रिविलेजेस मिल जाती है ना, तो यही चीज है। तो यहां पर बस प्राइवेट कंपनी होगी। पेड अप कैपिटल यहाँ पर पुरानी वाली लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको अब गवर्नमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी ना 10 करोड़, उन्होंने उसको यूटिलाइज कर लिया है। साथ में टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और स्मॉल कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, यानी कि एनपीओ नहीं हो सकती। होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हो सकती। होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब, अगर जैसे मान लो कि कोई पब्लिक कंपनी है,
ठीक है, कोई पब्लिक कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, और उसकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर इस लिमिट से कम है, 10 करोड़ और 100 करोड़ से कम है, तो भी उसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई होल्डिंग सब्सिडरी है तो उसको भी नहीं मानेंगे। और दूसरा, अगर कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से बनी है तो फिर उसको भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रॉनिकली या थ्रू एजेंट अपनी बिजनेस एक्टिविटी करती है, तो ऐसी कंपनी को बोला जाता है फॉरेन कंपनी। एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent physically or through electronically mode and conducts any business activity in India in any other manner। जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सारी की सारी आपकी फॉरेन कंपनी है, रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रही है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी कोई भी कंपनी जो अंडर सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेट हुई हो, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसी कंपनी को बोला जाता है सेक्शन 8 यानी कि एनपीओ। तो एनपीओ का मोटिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन जब आप कोई भी काम करोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। तो अगर इनको प्रॉफिट हुआ भी है तो इनको प्रोहिबिट किया गया है कि ये लोग कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोहिबिटेड है। ये लोग अपने मेंबर्स को चाहे जितना भी प्रॉफिट हो जाए, ये लोग अपने मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ऐसी कंपनी बेसिकली सोशल सर्विस के लिए बनाई जाती है या एजुकेशन को, आर्ट्स को, साइंस को, इन सबको प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इन सब पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो इनका मोटिव बेसिकली प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, लेकिन ये लोग कुछ एक्टिविटीज को, एजुकेशन को, साइंस को, स्पोर्ट्स को, इन सबको प्रमोट करने के पर्पज से बनाई जाती है। अगर ऐसी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उसको पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो पहले इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर नहीं होगा, पहले आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी उसके बाद में गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू करेगी। लाइसेंस के साथ में कुछ टर्म्स और कंडीशंस इंपोज करी जाएंगी। उसके बाद में उन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लेकिन जिम्मेदारी यहां पर खत्म नहीं हो जाती है। जब कंपनी आपने इनकॉर्पोरेट करी है उसके बाद भी आपको हमेशा उन टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, एथिकली काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अगर कंपनी में कुछ भी फ्रॉड हुआ या टर्म्स और कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर देने की पावर है तो लेने की भी पावर है। आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, आपकी कंपनी को वाइंड अप करने का ऑर्डर किया जा सकता है, या आपकी कंपनी को सेम ऑब्जेक्ट वाले किसी दूसरे एनपीओ के साथ में मर्ज करने का भी ऑप्शन होता है ना। तो देखते हैं एक बार सेक्शन 8 कंपनी। formed for the promotion of commerce, arts, science, religion, charity, protection of environment, sports, etc. जैसे कि मैंने बताया, uses its profit for the promotion of the object for which form। इनको जो प्रॉफिट होता है ना वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ अपनी ही एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी ही एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए ये लोग उस पैसे को लगाते रहते हैं। Does not declare dividend to members, ऑपरेट्स अंडर अ स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है। ये अपने नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाते हैं, है ना। और इस तरीके के वर्ड जो इनके नाम को सूट करते हैं, जैसे क्लब हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, इस तरीके के नाम को यूज कर सकते हैं। एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ लिमिटेड कंपनी। जो लिमिटेड कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं, सेम वही इनके ऊपर भी अप्लाई होते हैं। लाइसेंस रिवोक्ड इफ कंडीशंस कॉन्ट्रावीन। तो बिल्कुल अगर आपने कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो लाइसेंस को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। कैन कॉल इट्स नॉर्मल जो कंपनीज होती है ना, उनको अगर अपने शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की मीटिंग को कॉल करना है तो उनको 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन एनपीओ के केस में वो हो जाता है 14 डेज का, यानी कि 14 दिन का। 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 21 डेज।
है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एक्सेट्रा डज नॉट अप्लाई। तो इनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इस वजह से इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन सब रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। आगे देखते, निधि कंपनी। निधि कंपनी बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है जो अपने मेंबर्स की सेविंग की आदत को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है। निधि कंपनी कैसे काम करती है, जैसे कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और सबने अपना अपना अकाउंट निधि कंपनी में बना लिया। अब वो लोग बिल्कुल वैसे ही पैसे जमा करते हैं जैसे एक बैंक में जमा करते हैं, उस पर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कल को अगर उनको पैसों की जरूरत पड़ी तो वो निधि कंपनी से लोन ले सकते हैं। बाहर से लोन लेंगे तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, अपनी ही कंपनी में पैसा जमाए उसी कंपनी से हम लोन ले सकते हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनका बहुत कम रहता है। लेकिन ये लोग केवल और केवल अपने मेंबर्स के ही अकाउंट खोलते हैं, अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं, आउटसाइडर्स के लिए अलाउड नहीं होता है। यहां पर कुछ खास डेफिनेशन नहीं दी गई है। निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी एज द केस में बी, है ना। इसको आप डिटेल में पढ़ोगे सीए इंटर में, है ना। डोरमेंट कंपनी, सेक्शन 455। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी का मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में कोई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, जैसे मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है 5 साल पहले, सॉरी 5 साल आगे, 5 साल बाद में, फ्यूचर, ठीक है। तो मुझे 5 साल बाद कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन किसी लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही है। पैसा मेरे पास में आएगा 5 साल बाद, बिजनेस मेरा शुरू होगा 5 साल बाद या 3 साल बाद, लेकिन अब लीगल रिक्वायरमेंट जैसे लाइसेंस लेना है, कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये सब लीगल फॉर्मेलिटी की वजह से मुझे कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ रही है। तो अब सोचो कि क्या 3 साल तक मैं कंपनी कैसे चलाऊंगा? मेरा तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही लॉस में आ जाएगा कि 3 साल तक कंपनी भी चलाऊंगा, प्रॉफिट कुछ होना नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो अभी कुछ है ही नहीं, बिजनेस तो होगा 3 साल बाद, तो मैं करूंगा क्या? तो यहां पर एक ऑप्शन होता है, यहां पर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करिए, अपना जो लीगल पर्पज है उसको पूरा करिए, उसके बाद में आप अपनी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर करवा दीजिए, और जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो तो वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। तो बेसिकली इस पर्पस के लिए डोरमेंट कंपनी को बनाया गया है। डोरमेंट कंपनी 2 तरीके से होती है, एक तो वॉलेंट्री बेसिस पे जो मैंने बताया कि भाई हम अपनी मर्जी से कंपनी को इनएक्टिव करा रहे हैं, और दूसरा कंपलसरी बेसिस पे कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी कंपनी को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। देखो, where a company is formed and registered under this act for a future project or to hold an asset or intellectual property, जैसे मैंने बताया ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, है ना, and has no significant accounting transaction, उसका कोई भी significant accounting transaction नहीं है। Such a company or an inactive company may make an application to the registrar as prescribed under the relevant rules for obtaining the status of a dormant company। तो वो रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनकी कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर करवा दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑन कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन अलाउ द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट टू एन एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेट एंड इशू सर्टिफिकेट। तो वो एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पे अगर सब कुछ सही है तो फिर सर्टिफिकेट इशू कर देती है और कंपनी को डोरमेंट डिक्लेयर कर देती है। इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंपलसरी बेसिस पर है, ये कंपलसरी बेसिस पर है कि अगर किसी भी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स लगातार 2 फाइनेंशियल ईयर्स हो गए और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, तो फिर उस केस में रजिस्ट्रार कंपनी को नोटिस इशू कर सकता है और उसका नाम डोरमेंट कंपनी में लिख सकता है ना। इनएक्टिव कंपनी which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction during the last 2 financial years। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी भी बिजनेस और किसी भी ऑपरेशन में नहीं है या पिछले 2 सालों से उसने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है या उसने 2 सालों से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, तो ऐसी कंपनी को आरओसी
डोरमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ ट्रांजैक्शन है ये तो आपको करने ही करने, कुछ ट्रांजैक्शन हैं ये तो आपको करने ही करने हैं, इसके अलावा आपने कोई काम ना किया, है ना। देखो, तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, यानी कि इनको छोड़ करके, तो ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे भाई। अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो रजिस्ट्रार को फीस तो दोगे ही दोगे, है ना। दूसरा, अगर एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है, डायरेक्टर्स का डिन लेना है, डिजिटल सिग्नेचर लेने हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस हैं, या कोई भी जो लीगल एक्सपेंसेस हैं भाई, वो तो आप करोगे ही करोगे, लीगल एक्सपेंसेस तो आपको करने ही पड़ेंगे, है ना। दूसरा भाई, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो मेंबर्स होंगे, शेयर्स तो आप अलॉट करोगे ही करोगे, ठीक है। और अपने ऑफिस और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंस है वो तो आप करोगे ही करोगे। तो इन 4 कामों को छोड़ करके आपने कोई भी दूसरा काम नहीं किया है तो माना जाएगा कि आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया है। नेक्स्ट आता है आपका शेयर्स। शेयर्स मीनिंग एंड ओवरव्यू। देखो, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर को शेयर क्यों बोलते हैं? कंपनी अपनी कैपिटल को, कंपनी के पास में पैसा कहां से आएगा बिजनेस करने के लिए? भाई, कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर रही है, बिजनेस का मालिक कौन है? कंपनी है। बिजनेस की ओनरशिप किसकी है? कंपनी की है। कंपनी का खुद का बिजनेस है, लेकिन कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के पास में कैपिटल कहां से आएगी? तो कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर करती है, बांटती है सबसे, सबके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, और सबके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में सबको ओनरशिप थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सबसे पैसे ले लेती है, और उस पैसे से कंपनी बिजनेस करती है। तो यहां पर देखा जाए तो कंपनी अपनी ओनरशिप को शेयर कर रही है, अपनी कैपिटल को शेयर कर रही है ना। तो इस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना कंपनी और बाकी के लोगों के बीच में, उसको बोला जाता है शेयर, है ना। तो शेयर बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखो, a share is a unit of ownership in a company's share capital. It represents a fictional part of the company's capital and defines the extent of ownership of a shareholder. Same वही चीज है जो मैंने आपको बताई। According to section 2 clause 84 of the Companies Act, share means a share in the share capital of the company and includes stock. Explanation: when a company's total capital is divided into small equal parts, each part is called a share. The person who holds one or more share is called a shareholder or member of the company. तो जो पर्सन शेयर्स को होल्ड करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ कंपनी हैज 10 लाख रुपीज 10 लाख कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each share is equal to 10 rupees. If you buy 1000 shares, you own 10,000 worth of the company. Okay? आगे देखो। अब नेचर ऑफ शेयर, शेयर का नेचर क्या होता है? सबसे पहले तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो आपने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना। एविडेंस ऑफ ओनरशिप, अभी मैंने बताया कि भाई जिसका नाम शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होता है वो कंपनी का ओनर माना जाता है। तीसरा, डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंपनी, तो बेसिकली जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनके पास में भाई ओनरशिप तो है उतने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर हो गए, नहीं, कंपनी अलग है, वो लोग अलग है। तो शेयर होल्डर बेसिकली कंपनी की प्रॉपर्टी के ओनर नहीं होते हैं, है ना। कंपनी की ओनरशिप खुद की होती है प्रॉपर्टी की, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर बेसिकली एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। तो उसी तरीके से हर एक शेयर में केवल राइट्स नहीं होंगे, ऑब्लिगेशंस भी होंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्लासेस, टाइप ऑफ शेयर। शेयर कितने तरह के होते हैं? तो शेयर 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए, सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर भी 2 तरह के होते हैं। जैसे शेयर्स की 2 कैटेगरी है, उसको आप इस तरीके से समझो कि शेयर्स की 2 कैटेगरी हैं, एक हो गया इक्विटी शेयर्स और एक हो गया प्रेफरेंस शेयर, है ना। इक्विटी शेयर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स और इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसको बोलते हैं डीवीआर, है ना।
प्रेफरेंस शेयर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन ये आपके में नहीं है, जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप होते हैं। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर पे आते हैं। प्रेफरेंस शेयर का मतलब जिसमें शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर है तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। किस चीज में प्रेफरेंस दिया जाता है? डिविडेंड में। यानी जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी ना, तो सबसे पहले डिविडेंड देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दूसरा, रीपेमेंट। जब कंपनी वाउंड अप होती है तो सबसे पहले पैसा दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, है ना। और तीसरा, इनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। इन लोगों को पहले ही से ही पता होता है कि इनको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक। अब इक्विटी शेयर पे आते हैं। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट का मतलब जिसमें सबके पास में बराबर बराबर वोटिंग राइट है। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट का मतलब अगर आपके पास में 1 शेयर है, मेरे पास में 10 शेयर है, डजेंट एनी इफेक्ट ऑन वोटिंग राइट। वोटिंग राइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सबके पास में बराबर बराबर वोटिंग राइट होंगे। डीवीआर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इसमें वोटिंग राइट्स में कंडीशंस होती हैं। जैसे कंपनी ने बोला कि अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं तभी आपको वोटिंग राइट मिलेगा। डीवीआर का मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट, यानी सबके पास में अलग अलग वोटिंग राइट है। दो तरीके के डीवीआर होते हैं, एक हायर वोटिंग राइट और एक लोअर वोटिंग राइट। हायर वोटिंग राइट इंडिया में नहीं चलता है, इंडिया में केवल लोअर वोटिंग राइट चलता है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका में सबसे पहले डीवीआर इशू किए गए थे और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया। लेकिन अमेरिका से हम लोगों ने अडॉप्ट तो किया, लेकिन केवल लोअर वोटिंग राइट्स का ही सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें वोटिंग राइट्स कम होंगे। अब कम कैसे होंगे? कंपनी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई? अगर आपके पास में 100, ये मैं 100 एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है, कि जैसे कंपनी ने बोला कि अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं तभी आपके पास में वोटिंग राइट होगा। अगर 100 नहीं है, 100 से कम है, तो फिर आपके पास में वोटिंग राइट नहीं होगा, तो वोटिंग राइट रिड्यूस हो गया ना। अब जिसके पास में 90 शेयर है, 95 शेयर है, 50 शेयर है, उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होगा। अब ऐसे में होता क्या है, अगर कंपनी आपसे कुछ ले रही है तो आपको कॉम्पनसेट भी करेगी। डीवीआर होल्डर्स को कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करती है। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड जाता है ना, तो कंपनी अगर चाहे तो मोस्टली कंपनीज डीवीआर होल्डर्स को ज्यादा शेयर्स, ज्यादा डिविडेंड इशू करती है। जैसे टाटा मोटर्स ने डिविडेंड अनाउंस किया था, तो टाटा मोटर्स ने जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको 1% दिया था, जो डीवीआर होल्डर है उनको 6% दिया था। सोचो 6 गुना ज्यादा डिविडेंड। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने डीवीआर इशू की हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया। टाटा मोटर्स तो फर्स्ट कंपनी है। उसके बाद में पेंटालून्स हो गया, जैन इरिगेशन हो गया, गुजरात एनआरई कोक हो गया। तो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने डीवीआर इशू किया, ये भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल इक्विटी शेयर की तरह से होते हैं। इसकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी होती है, सब कुछ होता है बिल्कुल नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर की तरह से। लेकिन बस फर्क इतना है, इनको भी बोनस शेयर का भी बेनिफिट मिलता है, राइट इशू का भी बेनिफिट मिलता है, बाकी सारे बेनिफिट मिलते हैं। बस केवल वोटिंग राइट में रिस्ट्रिक्शन होती है, बस, है ना। देखते हैं एक बार। हाँ, तो मीनिंग देखते हैं। इक्विटी शेयर्स आर दोज व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, दे रिप्रेजेंट ओनरशिप एंड कैरी वोटिंग राइट्स इन कंपनी मैटर। बिल्कुल असली ओनर इक्विटी शेयर होल्डर्स ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं। फीचर, वोटिंग राइट्स होंगे इनके पास में, जनरल मीटिंग में वोट्स डाल सकते हैं। वेरिएबल डिविडेंड, ठीक है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद में इनको डिविडेंड दिया जाएगा। इनका डिविडेंड फिक्स कभी भी नहीं होता है, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है ना। हाई रिस्क होते हैं, बिल्कुल भाई। इक्विटी शेयर में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है कंपनी के लिए, ये पैसा कभी भी वापस नहीं करना पड़ता कंपनी को, तो इक्विटी शेयर्स में हाई रिस्क होता है। दूसरा, रेसिडुअल क्लेम। रेसिडुअल क्लेम का मतलब जब सबको पैसा मिल जाएगा, सबसे आखिरी में जब कंपनी बंद होती है ना, सबसे आखिरी में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, तब तक कुछ बचता भी नहीं है कंपनी के पास में नॉर्मली, है ना। तो सबसे आखिरी में इन लोगों को क्लेम मिलता है। इक्विटी शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्वल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। प्रेफरेंस शेयर मैंने अभी आपको बताया। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज व्हिच कैरी प्रेफरेंशियल राइट, right to receive dividend before equity shareholder, right to repayment of capital, winding up equity before shareholders, ठीक है। फीचर्स, रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, प्रायोरिटी मिलती है,
वाइंड अप के समय में प्रॉपर्टी इनको प्रायोरिटी मिलती है। वोटिंग राइट नहीं होते हैं, कुछ केसेस में इनके पास में वोटिंग राइट होते हैं, जैसे अभी मैंने होल्डिंग और सब्सिडी में आपको बताया कि अगर डिविडेंड 2 सालों तक नहीं मिला है तो इनके पास में भी वोटिंग राइट आ जाते हैं। इनमें रिस्क कम होता है इक्विटी शेयर्स को देखते हुए। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो इसको इस तरीके से समझो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन और चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सुप्रीम डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेस लिखे रहते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये क्लॉजेस लिखे रहते हैं। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कंपनी मेमोरेंडम के बाहर कभी भी नहीं जा सकती। ठीक, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पर्पस क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आउटसाइडर्स के लिए होता है, ताकि जो बाहरी आदमी है, बाहरी का मतलब जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, जुड़ने वाले, जो कंपनी के में इन्वेस्टर्स हैं, जुड़ने वाले, वो लोग कंपनी से जुड़ने से पहले मेमोरेंडम पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद में इन्वेस्ट करें। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए बोला जाता है कि ये बेसिकली आउटसाइडर्स का डॉक्यूमेंट होता है। और ये एजम्पशन भी लिया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी से किसी भी तरीके का रिलेशन क्रिएट करता है तो वो पहले मेमोरेंडम पढ़ लेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन का डॉक्यूमेंट है, जस्ट लाइक अ बाईलॉस की तरह से। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या ड्यूटीज होंगी, मैनेजमेंट क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता, ये सारी चीजें लिखी होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमेशा सबऑर्डिनेट होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अगर कल को आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो प्रायोरिटी हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को दी जाएगी। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द MOA is the charter document of the company. It defines the scope, power and objective of the company and determines the relationship between the company and the outside world, जैसा कि मैंने बताया। Section 2, Clause 56 of the Companies Act defines MOA as memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time। अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिंदगी भर उसको ढोना पड़ेगा। समय जैसे जैसे बदलता है, काम करने का तरीका भी बदलता है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समय समय पर उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स, MOA is the constitution of the company that lays down the main objective, extent of powers and limitations of the company's activity। कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है ना, उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी की पावर्स लिखी रहती हैं, कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें। और उसके बाहर जा करके कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड द पावर ना। विदाउट MOA अ कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। ये दोनों डॉक्यूमेंट बिफोर इनकॉर्पोरेशन तैयार करवाने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप इनकॉर्पोरेशन करवाओगे तो उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है, मेमोरेंडम की और आर्टिकल की। उसके बाद में पर्पस मैंने अभी आपको बताया ही कि आउटसाइडर्स के लिए मेन होता है। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। इट इन्फॉर्म्स आउटसाइडर व्हाट द कंपनी इज परमिटेड टू डू। It protects shareholder and creditor by ensuring the company acts only within its power. It forms the foundation of incorporation। सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताई। इसके कुछ टेबल्स हैं, इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं। अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है तो इन टेबल्स को अडॉप्ट कर सकता है। जैसी आपकी कंपनी है उस टाइप की टेबल को आप अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे टेबल ए है, BCD E, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसके लिए है आपकी टेबल ए। आप टेबल ए को अडॉप्ट करो और टेबल ए में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मेट टेबल्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसका अलग है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। तो ये सब की ए से लेकर के ई तक की इसमें दी हुई है। हाँ, तो उसके बाद में देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस यहाँ पर दिए हुए। नेम क्लॉज, इसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है और लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एंड में लगा होता है तो पता चलता है पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में जहां पर
आपकी कंपनी जिस स्टेट में, जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो जगह लिखनी पड़ती है। यानी कि आपको पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, आरओसी स्टेट वाइज होती है, तो आपको केवल और केवल स्टेट का नाम मेंशन करना होता है। जिस स्टेट में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, सपोज करो कि मैं लखनऊ में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं, तो मुझे पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, मैं केवल और केवल उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये मेन क्लॉज होता है, यही डिसाइड करता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती। और देखो इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जो चाहे वो ऑब्जेक्ट लिख दो, कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा आप ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन एक बार आपने लिख दिया तो फिर वो उसके बाहर जा करके आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसको बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाहर, ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाकर के आपने कोई भी काम किया तो वो अल्ट्रा वायर्स होगा। अल्ट्रा वायर्स का मतलब बियॉन्ड द पावर, और जितने भी अल्ट्रा वायर्स एक्ट होते हैं वो पूरी तरीके से वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे रहेगी? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। कैपिटल क्लॉज, इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल लिखी रहती है। अकाउंट के स्टूडेंट हो आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है ऑथराइज कैपिटल क्या होता है ना। ऑथराइज कैपिटल कह लो, रजिस्टर्ड कैपिटल कह लो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है इनको बोला जाता है फर्स्ट मेंबर्स ऑफ कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो जितने लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइब किया है उनका नाम, पता, सिग्नेचर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो लोग ले रहे हैं, किस प्राइस पे ले रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें इसमें होती हैं। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज का मतलब इसमें सब्सक्राइबर की इसमें सब्सक्राइबर्स बेसिकली एक डिक्लेरेशन देते हैं। क्या डिक्लेरेशन देते हैं? कि वो कंपनी के साथ में एसोसिएट हो रहे हो, कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं। और इसी में ही नॉमिनेशन क्लॉज भी हो जाता है कि अगर ओपीसी है तो ओपीसी में नॉमिनी का नाम भी इसी में ही आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसमें उसके बाहर जाकर के कंपनी अगर कोई भी काम करेगी तो उसको अल्ट्रा वायर्स बोला जाएगा, यानी कि बियॉन्ड द पावर, और वो पूरी से वॉइड होगा। Any act done beyond the powers of the company as mentioned in its object clause is ultra vires beyond the power and hence void। इसका एक केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच का। ये वाला केस लॉ मॉड्यूल में दिया हुआ है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कहानी के तौर पे याद कर लेना, ठीक है। ये केस लॉ अक्सर पूछा जाता है, ठीक। अगर नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं एक सेपरेट क्लास लेकर के क्योंकि अभी जीएनजी को एंड करने का समय आ रहा है, क्योंकि जब जीएनजी को एंड करेंगे तभी तो आपके लिए कुछ नया आगे ला पाएंगे, है ना। तो अगर आप लोग कहोगे तो एक छोटा सा वीडियो बना देंगे जिसमें अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट, इनके जितने भी केसेस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म्ड टू मैन्युफैक्चर रेलवे कैरेज, यहाँ पर केस लॉ दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया था कि कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि सामने वाली कंपनी को कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हम आपको फाइनेंस करेंगे, पैसे उधार देंगे, लेकिन ये उनके मेमोरेंडम के बाहर की चीज थी, इस वजह से ये अल्ट्रा वायर्स था। इन सिंपल वर्ड्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टेल्स व्हाट अ कंपनी कैन डू एंड वेयर इट कैन ऑपरेट, कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और क्या काम देख सकती है। इट इज द बेस डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी लाइक इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करता है। आगे देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने बताया कि बाइलॉज ऑफ कंपनी, बाइलॉज यानी कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। The article of association are the internal rules and regulation governing the management and administration of the company। कंपनी का मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या अथॉरिटीज होंगी, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कंपनीज एक्ट में इसकी डेफिनेशन दी गई है, सेम वही है। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, सेम वही है। जब जरूरत पड़े तब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन।
In simple words, AOA contains the rules for internal working of the company, such as how directors will be appointed, meeting held, dividend declared, share transferred, ये सारी चीजों को लेकर के इसमें प्रोविजन होते हैं. It act as a rule book for the company's day to day administration. कंपनी का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा ये चीज इसमें मेंशन रहती है. पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करना, है ना. भाई कंपनी में पैसा किसी और का लगा है, काम कोई और कर रहा है. पैसा लगा है शेयर होल्डर का, काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स. तो सख्ती होनी चाहिए ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होने ही चाहिए. यहां पर डायरेक्टर्स की ड्यूटीज, पावर वगैरह को डिफाइन किया जाता है. ये इंश्योर करता है कि कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चले, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ना, कि फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर सकते हो. अब नेक्स्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का देखो मतलब क्या है. कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब होता है अज्यूम, और नोटिस का मतलब होता है नॉलेज. अज्यूम द नॉलेज. अज्यूम द नॉलेज का मतलब, अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करता है तो कंपनी उसको नहीं बताएगी कि मेरी क्या पावर्स है, मेरी क्या पावर्स नहीं है. कंपनी ये अज्यूम करके चलेगी कि अगर आप मेरे साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ करके आए होगे. केवल पढ़ करके नहीं आए, समझ करके भी आए होगे. आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा. मेरा काम समझाने का भी नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा. कल को अगर कोई भी गड़बड़ होती है और आप ये बात कहते हो कि मैंने तो वो मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं, तो ये गलती आपकी मानी जाएगी, ये आपकी नेग्लिजेंस मानी जाएगी, और इसका भुगतान भी आप ही को ही भुगतना होगा. तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब, कंपनी ये अज्यूम करके चलती है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर रहा है उसने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लिया होगा. When a company is registered, its memorandum of association and article of association are filed with the ROC. These documents are public document and any person dealing with the company is presumed to have read and understood them. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं. पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये पब्लिक आसानी से इन तक पहुंच सकती है. आरओसी में रजिस्टर्ड होते हैं. आरओसी में रजिस्टर्ड होते हैं. आरओसी को बहुत ही नॉमिनल सी फीस दे करके अगर मुझे किसी कंपनी के साथ में डील करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट पे करके आरओसी से मेमोरेंडम और आर्टिकल ले लूंगा और चुपचाप उसको पढ़ करके समझ करके फिर ये डिसाइड करूंगा कि मुझे इस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है या नहीं करना. और अगर ऐसा मैं नहीं करता तो गलती मेरी होगी. दिस लीगल प्रिजम्पशन कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है फ्रॉम आउटसाइडर. क्यों? क्योंकि कंपनी अपनी तरफ से अज्यूम करके चलेगी और लॉ भी ये मानता है कि भाई अगर आप कंपनी के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो तो आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लिया होगा. एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार. ये केस लॉ ही है बेसिकली. इफ द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट अबव 1 लाख मस्ट बी साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 2 डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साइन होंगे. अब पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया लेकिन उसमें केवल 1 डायरेक्टर ने साइन किया. तो भाई जब आर्टिकल में लिखा हुआ है साफ साफ तो आपको पढ़ना चाहिए ना. 1 डायरेक्टर ने साइन किया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा बेटा. ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहां पर मान करके चला जाएगा कि आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा था, आपने जानबूझ करके इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया. इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, है ना. आगे देखो. इनडोर मैनेजमेंट. इनडोर मैनेजमेंट का मतलब, इनडोर मैनेजमेंट यानी दरवाजे के अंदर. जैसे कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है किसको, कंपनी को, आउटसाइडर से, उसी तरीके से इनडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है आउटसाइडर को कंपनी से. कैसे? यहां पर आउटसाइडर अज्यूम करके चलेगा कि कंपनी के अंदर, इनडोर है ना दरवाजे के अंदर, तो कंपनी के दरवाजे के अंदर सब कुछ एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चल रहा होगा. आउटसाइडर का काम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना और समझना. उसका काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, जासूसी करना नहीं है कि मैं कंपनी के साथ में एग्रीमेंट में एंटर करूं तो सारे काम छोड़ करके कंपनी की पहले जासूसी करूं ना. मैं तो ये मान करके चलूंगा कि भाई कंपनी का आर्टिकल है और कंपनी के अंदर सब कुछ आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही चल रहा होगा. और अगर
कंपनी के अंदर आर्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो ये प्रॉब्लम कंपनी की है, आउटसाइडर को उससे कोई भी मतलब नहीं है। The doctrine of indoor management is an exception to the doctrine of constructive notice. It says that outsiders are not required to inquire into the internal management of company. They are entitled to assume that the company's internal procedure have been properly followed. This rule is established in the famous case Royal British Bank versus Turkand. इसको टर्कवेंड रूल भी बोला जाता है ना. In simple words, outsider can trust the company's internal acts and assume everything inside has been done regularly even if there is internal irregularities. अगर अंदर irregularities है भी तो भी आउटसाइडर ये मान करके चलेगा कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही चल रहा है ना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. The AOA of company stated that directors could borrow money only if authorized by resolution passed in a general meeting. तो भाई आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स पैसा बोरो तो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, लेकिन उनको रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा. कंपनी ने बगैर रिजोल्यूशन पास किए मनी बोरो कर ली, लोन ले लिया. लेंडर को पता नहीं था, लेंडर को ये तो पता था कि रिजोल्यूशन पास होना है, डायरेक्टर्स ने झूठ बोल दिया, उसने मान भी लिया. तो यहां पर टर्कन रूल अप्लाई होगा. लेंडर वॉज प्रोटेक्टेड, ही वॉज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन हैड बीन पास. यही था आपका रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कन रूल, है ना. तो यहां पर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंप्लीट होता है और साथ में कंपनीज एक्ट भी कंप्लीट होता है ना. तो कंपनीज एक्ट को एक बार बहुत अच्छे से कर लेना, इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं वो एक बार जरूर देख लेना. जैसे एक सेक्शन 5 है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, उसको मैं फटाफट से बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस लॉ में भी पूछा जा सकता है. एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कंपनी चाहे, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सबऑर्डिनेट होगा आर्टिकल और मेमोरेंडम सबऑर्डिनेट होगा कंपनी लॉ के. सबऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी कभी भी मेमोरेंडम बनाएगी तो हमेशा कंपनीज एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाएगी, कभी भी आर्टिकल बनाएगी तो मेमोरेंडम को और कंपनी लॉ को ध्यान में रखते हुए बनाएगी. कल को अगर कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? कंपनी लॉ को. कानून से बढ़कर के कुछ होता है क्या? लेकिन इंट्रेंचमेंट प्रोविजन ये कहता है कि अगर कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालती है तो उस केस में वो अपने आर्टिकल्स को कंपनी लॉ के भी बियॉन्ड में जाकर के बना सकती है, लेकिन वो जो भी चेंज कर रही है वो सख्ती के लिए होना चाहिए. आप और ज्यादा अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को स्ट्रिक्ट बना सकते हो, आप कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते. जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट कहता है कि जो डायरेक्टर्स की बोरोइंग पावर है वो है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल, कि कंपनी की जितनी भी पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है उसके 60% लोन ले सकते हैं. अब आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया 40%, तो आपने पावर रिड्यूस कर दी ना, आपने सख्त आर्टिकल बना दिया, तो यहां पर आपके आर्टिकल को प्रायोरिटी दी जाएगी. अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई अगर ऑथराइज कैपिटल में चेंज करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा, आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? आपके आर्टिकल को. क्यों? क्योंकि आपने आर्टिकल कंपनी लॉ से भी सख्त बनाया है. सख्ती अच्छी होती है, कंपनी के मामले में सख्ती अच्छी होती है, ये मानता है कंपनी लॉ. और अगर कोई भी कंपनी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना चाहती है तो अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा. स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद में वो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालेगी. अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी को 100% मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालने के लिए. मेरी बात समझ में? ये सेक्शन 5 था इंट्रेंचमेंट प्रोविजन. एक बार इसको मॉड्यूल से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट था. ठीक है, बाकी मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस हम लोग कर लें. अगर कुछ भी बचे हो तो बेटा उसको रिवाइज कर लेना. ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ लेना. ठीक है, डन है. तो कंपनी लॉ हमारा यहीं पर ही कंप्लीट होता है. अब बस केवल आपके 3 वीडियोस और बचे हुए हैं, एक एलएलपी के और 2 एनआई एक्ट के. उसको भी फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रिवाइज करेंगे और फिर अपनी जीएनजी को कंप्लीट करके फिर आगे की तरफ देखेंगे कि आगे क्या बेस्ट हो सकता है. तो चलो, आज इंडिपेंडेंस डे की ईव है. ठीक है, सभी को ही बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि अभी जो
15 तारीख की और 16 तारीख की जो 2 दिन की छुट्टी पड़ रही है उसमें आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। क्लासेस डेली आएंगी, 15 को भी आएगी क्लासेस और 16 को भी आएंगी। इसी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा शूट कर रहे हैं, ठीक है, आपको एडवांस में ही शूट करके दे रहे हैं ताकि आप लोगों की क्लासेस का नुकसान ना हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू और जय हिंद।